स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट वीडियो में हम इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे जो अप्लाइड फोर्स होता है वो कितना होता है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक मोमेंटम के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम होता क्या है? देखो, मोमेंटम होता है मास इन मोशन। ओके, मोमेंटम जो होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, मोमेंटम किसका होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट का। मोमेंटम ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स मास एंड द वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन को हम मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है मास इन मोशन। क्या होता है? मास इन मोशन। ओके, ये कैसी क्वांटिटी होती है? देखो यहाँ पे वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? देखो, एम क्या है? मास। मास की कितनी होगी यूनिट? किलोग्राम। वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर अपॉन सेकंड। ओके, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हुई? किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। ओके, ये कौन सी होती है? एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड रेज़ टू पावर -1, और इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एम एल टी -1। ठीक है, ये तो हो गया मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है, वो कैसी क्वांटिटी है, ये सब। अब क्वेश्चन ये आता है, मोमेंटम इंपॉर्टेंट क्यों है? हम मोमेंट को स्टडी क्यों करते हैं? तो देखो, व्हाई इज मोमेंटम इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है मोमेंटम? बिकॉज मोमेंटम इज द मास इन मोशन, यानी कि जब हमारी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें कितना एक्सटर्नल एफर्ट उस पर डालना पड़ेगा, उसके बारे में उसका मोमेंटम बताता है ऑब्जेक्ट का। हायर द मोमेंटम द एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड हायर। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उसके स्टेट चेंज करने के लिए हमें उतना ही उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर आपको उसकी स्टेट, मोशन की स्टेट चेंज करनी है, उसको रेस्ट में लेके आना है, तो आपको पहले उसका मोमेंटम पता करना होगा। क्योंकि अगर आपको मोमेंटम पता होगा तो आपको इजीली पता होगा आपको इस पर कितना फोर्स अप्लाई करना है जिससे कि रेस्ट में आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया कि मोमेंटम किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना फोर्स हमें उस पर लगाना पड़ेगा उसके मोशन को चेंज करने के लिए, यानी उसको रेस्ट में लाने के लिए। ये किससे पता चलेगा? हमें मोमेंटम से। मोमेंटम से कैसे पता चलेगा? आइए देखते हैं। मोमेंटम कितना होता है? v इज इक्वल टू mv, यानी मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, क्योंकि कैसे है, ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। तो इफ वी इंक्रीज द मास और द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन इट्स मोमेंटम आल्सो इंक्रीजेस। तो उसको रोकने के लिए हमें उतना ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो, हमारे पास एक ट्रक है। सपोज ट्रक, देखो, दो कंडीशन में जा रहा है। कंडीशन नंबर 1 इज ट्रक इज ओवरलोडेड, यानी उसके अंदर बहुत सारा लोड है। सपोज ट्रक का जो मास है, बिना लोड के जो मास है ट्रक का, वो m है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में यही ट्रक एकदम एम्प्टी है, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मास m है, क्योंकि एक ही ट्रक है तो दोनों का मास सेम रहेगा। कंडीशन 1 में ट्रक v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कंडीशन 2 में भी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कॉमन सेंस से अपनी कि किसको रोकना इजी होगा? बताओ, किसको रोकना इजी होगा? भाई, किसको रोकने में आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे? सिंपल बात है, ओवरलोडेड ट्रक में। ठीक है, इसको एफर्ट की ज्यादा जरूरत होगी, इसको एफर्ट की कम जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। वेलोसिटी दोनों की सेम है, चेंज नहीं हो रही है, बट
इसका जो मास है वो m से m डैश हो चुका है क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुका है, लोड। बट इस ट्रक का मास अभी भी कम है और हम क्या कह रहे हैं, m डैश इज ग्रेटर देन m। तो उस कंडीशन में p डैश भी तो बड़ा हो जाएगा p से, तो इस ट्रक का मोमेंटम इस ट्रक से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया कि क्यों हुआ मुश्किल, क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। तो अब आपको इस पर एक्सटर्नल एफर्ट लगाना होगा। जो ओवरलोडेड ट्रक होता है आपने देखा होगा, उनकी जो स्पीड होती है स्लो होती है, उसका रीजन भी क्या होता है, उसका रीजन भी मोमेंटम होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है ना वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो आप एक पर्टिकुलर मोमेंटम तक ही आप मास बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी तो आपको कम करनी ही होगी, तभी तो कांस्टेंट होगा ना। अगर आपने मास भी बढ़ा दी और वेलोसिटी बढ़ा दी तो बैलेंस कैसे बनेगा, ट्रक का बैलेंस खराब हो जाएगा और वो गिर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मास ज्यादा होने पर मोमेंटम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर सेम वेलोसिटी से ट्रक मूव कर रहा है तो जिसका मास ज्यादा होगा ट्रक में, जो ट्रक ओवरलोडेड है उसको हमें उसकी स्पीड को उसको रोकने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उस पर एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिमिलरली आपका कार का एग्जांपल हो सकता है, एक कार जा रही है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, ओके। एक अदर कार है वो भी वेलोसिटी u के साथ मूव कर रही है। सपोज दोनों की वेलोसिटी डिफरेंस है, मास दोनों का सेम है। सपोज कार b की जो स्पीड है वो कार a से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मोमेंटम ज्यादा होगा तो किस कार को रोकना मुश्किल होगा, किस कार की स्टेट को चेंज करना है मुश्किल होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया है। तो आपको उसे रोकने के लिए उतना ही उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला ना, कंक्लूजन इज दैट देयर इज रिक्वायर्ड अ एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मींस किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको उसका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और वो जो आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, उसके मोमेंटम को चेंज, क्योंकि मोमेंटम चेंज होने की वजह से उसकी स्टेट चेंज होती है। ठीक है, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो आपने उस पर क्या चेंज किया, मोमेंटम। जो हाई मोमेंटम था अब आप उसको थोड़े से लो मोमेंटम पर लेके आए हैं। अब देखो किस तरह से फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है, हम वो फाइंड आउट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो होता है mv। ठीक है, देखो यहां हम मानेंगे मास को कांस्टेंट, ओके। जो हम क्योंकि यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं ना मोस्टली उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जिनकी हम वेलोसिटी के टाइम पर मास को भी मेजर कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी चेंज होने पर उनके मास पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर ओवर स्पीडेड ऑब्जेक्ट है जैसे कि रॉकेट रॉकेट वगैरह होते हैं ना, तो वहां आपको मास को कैलकुलेट करना पड़ता है चेंज कंडीशन में, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि वहां मास भी वेलोसिटी के साथ चेंज हो जाता है। बट ये जो ये हमारी ऑब्जेक्ट्स है, ट्रक, कार, बाइक, साइकिल, कुछ भी है हमारी अर्थ पे, हम मोस्टली जो स्टडी कर रहे हैं वो इस ये सोच के करते हैं, ये मानते हैं हम उनमें कि उनका जो मास है ना वो चेंज नहीं हो रहा है तो बहुत हल्का सा चेंज होता है जिसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हम यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे ना उसके लिए मास को हम कांस्टेंट लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। ठीक है, m क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा m, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी। dv अपॉन dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। क्या होता है ये, एक्सीलरेशन। तो इसलिए dp अपॉन dt कितना हो गया, ma, और ma क्या होता है, हमारा मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन जो होता है वो हमारा फोर्स होता है। ठीक है, dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू f। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। जितना ज्यादा आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे उतनी तेजी से उसका मोमेंटम चेंज होगा, यानी जितनी स्पीड से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है उतनी ज्यादा, यानी जितनी स्पीड से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है उतना ही ज्यादा आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां से दूसरा रिजल्ट क्या निकला, F इज इक्वल्स टू mv ma, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है
तो उस पर अप्लाइड फोर्स उसके एक्सीलरेशन को चेंज करेगा। आप जितना ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसका एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा। इफ F इज इक्वल टू 0, अगर नेट फोर्स 0 है, क्या है, अगर नेट फोर्स 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर यहाँ अप्लाई करते हैं, अगर f नेट f इज इक्वल टू 0, टोटल फोर्स 0 है तो a कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, मींस अगर आप ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट मास के साथ मूव करती रहेगी। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, ठीक है, और आपने उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, उसका नेट फोर्स जो है वो 0 है। यहाँ देखो नेट फोर्स की बात हो रही है, नेट फोर्स यानी जो उसका इंटरनल फोर्स भी होता है ना, जैसे रिफ्रैक्शन, ग्रेविटेशन, ये भी टोटल मिला के फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, उसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी। अगर वो मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी वहां पे भी कांस्टेंट रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। क्लियर है, समझ आ गया कि किस तरह से मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक दूसरे से रिलेट होता है, किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। हायर द फोर्स मींस हायर द चेंज इन द मोमेंटम, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसके मोमेंटम में चेंज होगा। क्लियर है, समझ आ गया अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ।